नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। आज़ादी के 75 वर्ष हुए हैं और भारत अपनी अमृत महोत्सव की इस जर्नी में तमाम उन शख्सियत से बात कर रहा है, उन हस्ताक्षर से बात कर रहा है जिन्होंने इस जर्नी को साथ साथ जिया है। कुछ ऐसे मुकाम हासिल हुए हैं जिन पे हमें बहुत गर्व है और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी आंखों से इस जर्नी को देखा है और उस जर्नी के साथ साथ चले हैं। उनमें से एक नाम है अनिल अग्रवाल जी। आप सब बहुत परिचित हैं, वेदांता रिसोर्सेज के फाउंडर और चेयरमैन हैं और हम सबको बड़ा गर्व है कि देश और दुनिया में वेदांता का बड़ा नाम है। तो आज़ादी के इस महोत्सव में अनिल अग्रवाल जी के थ्रू हम आपको उस जर्नी में ले चलेंगे कि हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद से कैसे उसने तरक्की के रास्ते अपनाए और साथ ही साथ वेदांता की कहानी भी हम सुनते चलेंगे। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महोत्सव में हमारा हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अनिल जी, चूँकि हम लोग हमेशा बड़ा एडमायर करते थे कि आपने बिल्कुल जर्नी वहीं से शुरू की जहाँ से हर किसी की ख्वाब होते, हर कोई सोचना चाहता है कि स्क्रैच से बिलियनियर बनना, और हिंदुस्तान भी बिल्कुल उसी आज़ादी की बात से लगातार ऊपर तक गया। तो मुझे उस जर्नी में थोड़ा सा ले चलिए कि आज़ादी के बाद से हिंदुस्तान कैसे कैसे आगे बढ़ा और वेदांता उस हिस्सेदारी कैसी रही। मैं बिहार में बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म और मेरी परवरिश बिहार में हुई और मैंने बिहार से बढ़िया, यूपी से बढ़िया कोई जगह पूरी दुनिया में नहीं देखी है। हमारे लोग, वहाँ के लोग संस्कारी हैं, फैमिली वाले हैं। माँ बाप की इज्जत करना, परिवार की इज्जत करना। एक भाई कमाता है, सारे परिवार खाते हैं। सारे देश गांव को वो चाचा मामा ताऊ बोलते हैं। तो इस हालातों में मैं बड़ा हुआ हूँ। तो मेरे को, जब मैं विदेश में रहता हूँ तो मेरे को लगता है कि मेरी क्या दुनिया थी। पैसा ही सब कुछ नहीं है, हमारे संस्कार जो कि आज वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इसको देख के मेरे को बड़ा गर्व होता है। अपने आज़ादी हुई, लाखों लोगों ने जानें गंवाई, देश में परिवर्तन आया और परिवर्तन हमने देखा कि कितनी तकलीफ़ों से हम गुजरे। हमारे पास खाने पीने की तकलीफ़ें थी, हम ऊपर आए उसके, हम देश में अन्न ज़्यादा पैदा कर सके। हम आज सेल्फ सफिशिएंट हो गए खाने पीने के मामले में। हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई होती ही नहीं थी। आज बच्चों को जनरली पढ़ाई लिखाई होती है और वो भी सपने देखना चालू कर रहे हैं, देख रहे हैं। हमारे टाइम में रोडें कच्ची थी, साइकिलों पे हम लोग घूमते थे, पैदल भी घूमते थे। वो सारी चीज़ें आज कन्वर्ट हो रही हैं। सबके पास स्कूटर हैं, टू व्हीलर हैं, छोटी गाड़ियाँ भी लोगों ने रखी हैं। हमारे उस टाइम में शायद घर नहीं थे। आज आप देखेंगे तो गांव में भी पक्के घर हो रहे हैं, हर आदमी के पास घर मिल रहा है। तो रोडें अच्छी बन गई। टेलीफोन तो हमारे यहाँ होता ही नहीं था, बिजली तो मिलती ही नहीं थी। हम खुद भी अपने घरों में बिना बिजली के रहे हैं। तो हमें अभी जो बिजली मिलनी चालू हो गई है, लोड शेडिंग इतनी होती थी वो होनी कम हो गई है। धूल धक्का दुनिया भर के रहते थे, वो होना कम हो गया है। औरतों की इज्जत कम थी, वो इज्जत बहुत आगे बढ़ी है। महिलाएं बहुत सक्षम हुई हैं। तो ये देखकर कल कारखाने जो लगे उस समय, उस समय बोलते थे ये हमारे टेम्पल हैं। जब सिंदरी लगा, जब बोकारो लगा, जब हमारे यहाँ केमिकल की फैक्ट्रियाँ लगी, उस समय गवर्नमेंट ही फैक्ट्रियाँ लगाती थी और एक पब्लिक सेक्टर का एक वातावरण बहुत जोर में था और चारों तरफ से हमें मदद भी मिलती थी और फैक्ट्री हमने लगाई, प्रोडक्शन बढ़ा। तो देखते देखते टेलीफोन आप कह लीजिए, आप देखें तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था ज़िंदगी में। मैं जब एयरपोर्ट पे उतरता था तो मेरे को लगता था कि टॉयलेट जाऊं कि नहीं जाऊं,
क्योंकि इतने बुरे हालत टॉयलेट के रहते थे और कभी लगता नहीं था कि मैं अपनी लाइफ में अच्छे एयरपोर्ट देखूंगा। तो जब जब हमारे हिंदुस्तान में गवर्नमेंट ने लोगों पर विश्वास करना चालू किया, जैसे जैसे विश्वास किया, चाहे वो व्यापारी हो चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उन पर जैसे जैसे विश्वास किया उन्होंने वो अपने खरे उतरे। आप देखिए स्टील प्रोडक्शन आप देख लीजिए, टेलीकॉम देख लीजिए, आप रोड हमारी आज देख लीजिए, आज हमारे एयरपोर्ट आप देख लीजिए, आज हमारी बिजली हमारे यहाँ पहले पावर कंपनी लगाने में इतनी तकलीफें होती थी। 400 पावर प्लांट लगे, ट्रांसमिशन लाइनें लगी, अनाप शनाप लाइनें लगी। हो सकता है और अच्छी तरह से हो सकती हों, लेकिन बहुत लंबे गुजरे हैं, हम बहुत लंबे गुजरे हैं। इस बीच में हमारी जो तकलीफ़ें आई कि हमें पाकिस्तान से, हमारी नेबरिंग कंट्री चाइना से वार करना पड़ा और उसमें हमारी बहुत सारी एनर्जी चली गई। सारी दुनिया, कोई दुनिया चाहती नहीं है कि हिंदुस्तान जो है वो आगे बढ़े। ये हम हिंदुस्तानियों का प्रण है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और इसमें हम सुधार लाते जा रहे हैं। हो सकता है और ज़्यादा भी कर सकते थे, लेकिन जो हुआ है और लास्ट 10 सालों में 7 सालों में तो बहुत ही अच्छा हुआ है। सर, एक 19 साल का लड़का आज के ज़माने में तो बहुत कुछ सोच लेता है, लेकिन आज से 30-40 साल पहले बिहार से निकलता है और वीटी स्टेशन पे आता है। तब जो भी आप बता रहे थे, इतनी परिस्थितियां शायद थी नहीं कि आप इतने बड़े सपने भी देख सकें, लेकिन आपने देखे। मैं वो सोच समझना चाहता हूँ कि वो हिम्मत जुटाना, वो 19 साल की उम्र में यहाँ चले आना और ये सोच लेना कि हम बड़ा करके दिखाएंगे, ये थोड़ा सा हमें समझाइए और उस समय की परिस्थितियों को भी देखिए। उस समय मेरे पास टाइम बहुत रहता था, तो मैं देखता था कि जैसे मैं कोशिश करता था कि मेरे को फिल्मों का बहुत शौक था कि फिल्म के लोग कहाँ बैठते हैं, कहाँ चाय पीते हैं। तो बांद्रा में इधर उधर में बैठा रहता था, तो मेरे को हजारों लोग बिहार यूपी से आते थे और उस एरिया से आते थे और वो सब अमिताभ बच्चन बनना चाहते थे, फिरोज खान बनना चाहते थे, देवानंद बनना चाहते थे और सब में वही उमंग थी और कोई उसके नीचे सोचता नहीं था। हजारों लोगों में हर आदमी सोचता था कि मैं देवानंद और अमिताभ बच्चन बन जाऊंगा। न उसके पॉकेट में पैसा रहता था और वो जो डायलॉग बोलता था आप सोच नहीं सकते हैं। मेरे को अभी भी याद है, हमारे साइंस कॉलेज के सामने में पटना में, हम शत्रुघ्न सिन्हा नाम से बड़े हैं, वो एक स्टूडियो के बाहर बैठे रहते थे और वो सिगरेट ऐसा लेके ऐसा मुंह में घुमा के पहनते थे। बोलते थे हमको समझते नहीं हो, एक दिन देखना तुम कैसा हम नाम करेंगे, हम पूरा हिंदुस्तान को हिला देंगे। हाँ, जब हम बनेंगे अमिताभ बच्चन इस सबको हम पीछे छोड़ देंगे। तो हम लोग सोचते थे भाई ठीक है, वो भी उन्होंने बन के दिखाया, उन्होंने बन के दिखाया तो अच्छा लगता है। तो वही हाल हमारा भी था। अखबारों में पढ़ते थे कि बड़े बड़े आदमी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा रहे हैं। हम व्यापारी वर्ग से आते हैं, बहुत मध्यम से छोटे वर्ग से आते हैं। हमारे फादर ठेकेदारी करते थे, हमारे फादर गेहूं का काम करते थे और अपनी ईश्वर की कृपा थी, हम लोग रोजी रोटी अपनी अच्छी तरह चलाते थे। हम जब कोई बड़ी बड़ी बात करते थे तो पिताजी एक झापड़ मार देते थे कि तुम अपना काम करो, पढ़ाई में ध्यान दो। लेकिन हमारा तो दिल उसी में लगा रहता था कि किसी न किसी दिन कहीं ना कहीं ऊपर पहुंचना है। कभी सोचते थे फिल्म एक्टर बन जाएंगे, लेकिन लगा कि अपना इतने मोटे हैं, चेहरा भी अच्छा नहीं है। फिल्म ट्राई किया आपने? ऐसा सोच रहती थी ना बचपन की, क्योंकि पढ़ाई में तो मन नहीं लगता था। पढ़ाई में तो मन लगता ही नहीं था। माने कैसे कैसे घिस पिट करके पास होते थे हम ही को मालूम है, लेकिन सपने बहुत दिखते थे। और एक मौका मिला कि हमको बम्बई आने का, किसी ने कहा कि आप बम्बई आ जाओ। हम पहुंचे तो हाथ में वो पुराना एक बेडिंग होता था, होल्ड बेडिंग होता था। तो वो ट्रेन में जगह नहीं मिली, तो जहाँ सामान रखा जाता है वहाँ पे हमने टीटी को शायद 2 रुपया 5 रुपये दिए होंगे, उसको देके कहा कि यहाँ पे हम सो जाते हैं। उसके अंदर हम सो गए। लोहे की बक्सा थी। जब वीटी स्टेशन पे उतरे तो विश्वास नहीं हुआ
कि जो फिल्मों में देखा था वो का वो दिख रहा था। डबल डेकर बस दिखी, हाँ, काली पीली टैक्सी, काली पीली टैक्सी दिखी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखी और सुंदर सुंदर लड़कियां दिखी जो हमारे बिहार में हमें नहीं दिखती हैं। इस तरह से घूमती फिरते, तो हमने कहा कि हमको तो यहीं रहना है। तो कालवा देवी में आके रुक करके सबको मालूम है, मैंने लिंक्डइन में भी डाला है। चूंकि बहुत सारे युवा देखते हैं और वो बहुत प्रेरित होते हैं आपसे। यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि जब ये सब आपने देखा कि इतना मेस्मराइजिंग है मुंबई, बड़ा सा वीटी स्टेशन है और गाड़ी भी और घड़े बनेंगे और लड़कियां भी देख रहे हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री, तो आप डिगे नहीं एकदम? ये प्रेरणा है लोगों के लिए कि आप अपने उस पर अडिग रहे, अपने सपने पे, मन कभी विचलित नहीं हुआ? ये बात तो पक्की थी कि हमें कुछ करके दिखाना है, ये तो मन में पूरा दृढ़ विश्वास था। मन में दृढ़ विश्वास वो तो पक्का था, और माँ बाबू जी का आशीर्वाद बहुत था, जबकि वो विश्वास नहीं करते थे मेरे ऊपर, जब उनके मारपीट भी खाते थे उनके, लेकिन इतना मेरे दादाजी का भी बहुत मेरे पे बहुत कृपा रही है, उनको भी मेरे पे बहुत गर्व था कि कुछ करेगा। मेरे बाबूजी को कम था, लेकिन मेरे दादाजी को बहुत था कि लड़का कुछ करेगा। तो ये विश्वास के साथ लगे रहे कि कुछ न कुछ करेंगे, और कुछ व्यापारिक बुद्धि भी थी कि कैसे चीज़ खरीदनी है, कैसे बेचनी है, किसी को मुस्कुरा के बात करनी है। नो, हमारे जब हमने निकले तो हमारे दादाजी ने कहा कि देखो, दो बात ध्यान रखना, किसी से झंझट नहीं करना, पीठ ठोक के काम करा लेना, हाँ, और निभ जाना और निभा लेना, निभ जाना और निभा लेना। तो ये दो तीन चीज़ें ध्यान में रही, और ईश्वर की कृपा रही, आगे बढ़ते रहे। 10 साल तो बहुत तकलीफ के थे, बहुत ही तकलीफ के थे, लेकिन फिर भी मुंबई आने के बाद, मुंबई आने यहाँ से आगे हिंदुस्तान की अगर बड़ी पिक्चर हम खींचें तो वो वेदांता के लिए भी वही चीज़ लागू होती है। तो आगे 2-3 एरियाज़ आप मुझे बताएं जिस पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। जैसे आप लंदन से यहाँ उतरते होंगे तो आपको एकदम अलग दिखता होगा, बड़े शानदार एयरपोर्ट, बिल्कुल हीथ्रो को टक्कर देते हुए, बड़े बड़े मतलब बेटर है। हमारे हीथ्रो में 1.5 घंटे तक वो लगेज नहीं आता है, हमारे यहाँ 15 मिनट में लगेज आ जाता है। 15 मिनट, बहुत ही बड़े बड़े एयरपोर्ट, मतलब दिल्ली का T3 तो कमाल है, कितना बड़ा बनाया, मुंबई में भी वैसा ही है। तो आगे का जो यहाँ से जर्नी इंडिया की होनी चाहिए, क्योंकि बहुत विस्तृत एरिया है कि कहाँ कहाँ काम करें, तो आपके हिसाब से जो 1-2 फोकस एरिया जहाँ पे काम करना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए कि इस दिशा में ज़्यादा थ्रस्ट दें तो हम ज़्यादा तेज़ी से वो जो 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाना चाहते हैं वो पहुँच पाएंगे। 4-5 चीज़ें, एक तो मेरी लाइन की चीज़ें हैं कि ज़मीन के अंदर हमारी धरती माँ, ये जो लोगों ने इतना दिमाग खराब कर दिया लोगों का, हमारी यंगस्टर का, कि माइनिंग खराब है। अरे भाई, गेहूं भी उपजा रहे हो, जमीन से उपजा रहे हो, जमीन से उपजा रहे हो। हाँ, उस मट्टी में सोना भी है, गेहूं भी है, तेल भी है, कॉपर भी है। ये है कि आप बीज को ऐसे फेंक भी सकते हो और अच्छी तरह से उसको लगा भी सकते हो। आप अच्छी तरह से आप लगाएंगे। आज टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर गई है। नंबर 1 एक्सप्लोरेशन हिंदुस्तान में हमारे, मैं युवाओं को बोलता हूँ कि आपकी जितनी टेक्नोलॉजी है, आप जूनियर माइनिंग बनिए, आप देखिए सारी डिटेल। आज की जो टेक्नोलॉजी है, जियो फिजिक्स है, जो सारे डेटाज अवेलेबल हैं, आपको ज़्यादा खोदने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको एक्सप्लोरेशन में गवर्नमेंट को फ्री हैंड युवाओं को देना पड़ेगा। फाइनेंस भी अवेलेबल है, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है। वो एक्सप्लोरेशन करें और उसमें से तेल भी निकालें, एल्युमिनियम भी निकालें, जिंक भी निकालें। आज रेयर अर्थ भी है हमारे यहाँ, न्यूक्लियर के लिए भी यूरेनियम भी है। सोना हमारे यहाँ, लार्जेस्ट सोना हमारे दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में है। भारत गोल्ड माइन, हाटी गोल्ड माइन सब बंद पड़ी हैं। ये सब बाहर वालों के हथकंडे हैं जिससे कि हम यहाँ प्रोडक्शन नहीं करें। तो एक्सप्लोरेशन पे नंबर 1। उस एक्सप्लोरेशन से अगर हमारे बच्चों ने वो बड़ी कंपनियों के हाथ में नहीं दे, वो ट्रेडेबल हो जाए। अगर उन्होंने कुछ एक्सप्लोरेशन करके कुछ निकाला तो वो बड़ी कंपनियों को बेच सकती है। आज के दिन जितने भी स्टार्टअप हैं वो बड़ी कंपनियों को बेचते हैं। अगर बिल गेट को देखेंगे तो उनकी कंपनी क्यों बनी, कि उन्होंने हजारों कंपनियों को खरीदा, स्टार्टअप को खरीद के उसमें से 1000 में से हो सकता है उनकी 500, 400, 200 खराब भी हो गई होंगी, क्योंकि उन्होंने खरीदते चले गए।
तो ये काम आपको एक्सप्लोरेशन के लिए भी करना पड़ेगा, और वो उसको बेचते जाएं, एक्सप्लोरेशन करते जाएं, कि उनके पास तो बिलियंस ऑफ डॉलर है नहीं, बड़ी कंपनियां करेंगी। तो एक्सप्लोरेशन का बहुत बड़ा है कि जमीन के अंदर में जितनी भी चीजें, उससे में आज हमारा 40% पैसा जा रहा है। विश्वास करें, विश्वास करें, जितना विश्वास करेंगे उतना आगे बढ़ेगा। पैसा कमाना कोई जुर्म नहीं है। हम ये समझ में नहीं आता है कि पैसा कमा रहा है तो वो वापस लगाएगा ही लगाएगा। बिल्कुल, हम लोग तो कहते भी पैसा हाथ का मैल नहीं, चेहरे की रौनक है। अरे भाई, पैसे से तो सारा कुछ दुनिया, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पैसा भगवान है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है, उसके जरिए ही आप सारी चीजें करते हैं। हमें सब तो ये एक्सप्लोरेशन है। नंबर 2 जो हमारी टेक्नोलॉजी है, हम जो आईटी फील्ड में आज पूरी दुनिया में उन लोगों ने फाइनल प्रोडक्ट बनाया, लेकिन सर्विस बैक का तो हमने सारा काम किया है। बैकएंड हमने किया, बैकएंड तो सारा हमने किया। लाखों आदमी आज लगे हुए हैं। तो वो सेक्टर हमें हमारा बहुत आगे बढ़ेगा। जो हम आईटी, सॉफ्टवेयर, जो भी नई नई चीजें इजाद कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। नंबर 3 हमारा टूरिज्म जो है, आज 10 मिलियन लोग आते हैं, मेरे हिसाब से 200 मिलियन लोग आएंगे। ऐसा कोई भी आदमी, मैं आज 27 साल से बाहर रह रहा हूं, ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो हिंदुस्तान नहीं आना चाहता है। लेकिन ये जो, अगर इसको आप प्राइवेट के हाथ में नहीं देंगे, इसको एंटरप्रेन्योर के हाथ में नहीं देंगे, जो कि उनको फैसिलिटीज बनाए, जो उनको कंफर्ट करे। सबको कंफर्ट चाहिए। उस कंफर्ट से उनका जिस ड्रेस में वो आए, उसी ड्रेस में यहाँ से वहाँ चले गए। चाहे वो एयरपोर्ट पे उतरे, चाहे वो होटल में गए, चाहे टूरिज्म में गए, वो हर जगह उनको एक वर्ल्ड क्लास की चीज़, उनको अतिथि देवो भव, ये तो मिलता है। ये तो हर बोलता है कि हिंदुस्तान में जाते हैं तो हमें मान सम्मान होता है, लेकिन वो फैसिलिटीज नहीं है। तो टूरिज्म को हम जरूर बढ़ावा दें। हमारे पास आज हिंदुस्तान में गवर्नमेंट की इतनी फैक्ट्रियां हैं, हर सेक्टर में। मेरे को मालूम नहीं है उसका मार्केट कैप 20 लाख करोड़ है कि 10 लाख करोड़ है, लेकिन वो 5 गुना बढ़ जाएगा अगर उसको आप कॉर्पोरेटाइज कर दें। मैं ये नहीं बोल रहा, उसमें सबसे जरूरी है, हम हिंदुस्तान में एक भी आदमी को हटा नहीं सकते। जॉब हमारा सर्वपल्ली है। हमको हर हालत में जॉब की सिक्योरिटी जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको देनी पड़ेगी। मैं ये भी बोलता हूं कि गवर्नमेंट को शेयर रखने की जरूरत नहीं है। आज हमारे जो इंडिया में भी जो प्राइवेट इक्विटी वाले हैं, हेज फंड वाले हैं, हमारे जो HNI, जो इंडिविजुअल जो बहुत सक्षम हो गए हैं, 50-100 बिलियन की उनकी पोजीशन हो गई है, वो भी शेयर ले सकते हैं, पब्लिक भी ले सकती है। हम कुछ परसेंटेज एम्प्लॉयज को भी दे दें, कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। और उसको ये क्यों हमारे दिमाग में है कि अगर इसको हमने कॉर्पोरेटाइज कर दिया या प्राइवेटाइज कर दिया तो इसको ये उठा के बेच देंगे। ये होएगा ही नहीं। आप कहीं भी देख लीजिए, हमने कोई भी कंपनी ली, उसको हमने आगे बढ़ाया ही है। हमने उसको, हम तो उसको मंदिर की तरह मानते हैं। राइट, और आपने करके दिखाया। तो ये हम तो सबसे छोटे हैं। हाँ। हमसे और बढ़िया बढ़िया लोग हैं। तो अगर ये गवर्नमेंट अगर बिजनेस से निकल जाए तो चौथा काम है कि गवर्नमेंट बिजनेस से निकल जाए और ये सारी कंपनियों को कॉर्पोरेटाइज करे, 20% को प्राइवेटाइज करे और जल्दी से जल्दी करे। एक कंपनी को बेचेगी तो 20 साल लग जाएंगे। अच्छा, ये गवर्नमेंट खुद भी कहती है कि उनका काम तिजारत करना नहीं है, उनका काम सिर्फ मैनेज करना है। और ये बात दर्शकों को जानकारी भी होनी चाहिए, लोग जानते भी हैं कि वेदांत ने जो कंपनी एक्वायर की सरकारी वाली, उनका कायाकल्प कर दिया, 20 गुना बड़ी हो गई है। मतलब जितने में बिकी तो उतना खाली डिविडेंड मिलता होगा सरकार को। तो ये ज़रूरी होता है कि अगर आप बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो उसको कॉरपोरेट्स को दीजिए, वो करके दिखाएंगे आपको, जैसा कि वेदांत ने करके दिखाया। तो ये ऐसे सेक्टर जहाँ पे खोलना चाहिए। अभी इस पिछले कोरोना वगैरह था तो 1-2 साल में काफ़ी डिले हो गया। ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि विश्वास नहीं है। नहीं है। ये शुरू से चला आ रहा है क्या? हमारे प्राइम मिनिस्टर को पूरा विश्वास है। हमारे प्रधानमंत्री जी को पूरा विश्वास है कि ये होना चाहिए। नीचे मशीनरी को भी, वो भी बहुत अच्छे हैं,
क्योंकि वो देश को संभालना चाहते हैं। उनको कहीं ना कहीं डर रहता है, वो डर को अगर हटा देंगे वो और इसमें अगर तेजी से आगे बढ़ेंगे, ये जो दिल में लगा रहता है कि सीबीआई लग जाएगी, ये लग जाएगा, उसको किसी न किसी तरह से देखिए, अगर हमारा जो मिलिट्री है, हमारे जो फौजी हैं, वो उनको लगेगा कि गोली खा जाएंगे, वो पीछे भाग जाएंगे, तो कैसे काम चलेगा? जब उनको विश्वास है किसी से हमारा देश आगे बढ़ेगा, उनको पोजीशन लेनी ही पड़ेगी। मतलब आप ये कह रहे हैं, इस पर थोड़ा मैं और समझना चाहता हूँ कि मतलब ये एक चिंता, एक डर है कि मैंने कोई डिसीजन लिया तो कल मेरे घर सीबीआई आ जाएगी या मेरे डिसीजन पे क्वेश्चन हो जाएगी, इस डर की वजह से थोड़ा सा हो सकता है। मैं तो जनरल जो अनुभव कर रहा हूँ, तो ये जो बात है, आज देश को आगे बढ़ाना है तो हम लोगों को कोई ना कोई पोजीशन तो लेनी पड़ेगी। दो नाव पे चढ़ के नहीं चल सकते हैं, राइट? न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। अब ये आपने मान लिया है कि आज की दिस इज द कंट्री ऑफ एंटरप्रेन्योर, दिस इज द कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटी। हमारे पास टाइम बहुत कम है, हम देश में सबसे आगे बढ़ना चाहते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा अपना झंडा फहराना चाहते हैं, तो आपको एक पोजीशन लेनी पड़ेगी। चाइना ने एक पोजीशन ली, वो आगे बढ़ गया, हमको भी एक पोजीशन लेनी पड़ेगी, और ली भी है। हमारे पॉलिटिकल सेक्टर में जो हमारे मोदी जी ने एक पोजीशन ली है, वो बहुत अच्छी है, लेकिन उसको कार्यकल्प करना, उस पर कुंडी चढ़ाना, वो जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। हाँ। तो उसके लिए हमें एक मतलब पोजीशन बनानी पड़ेगी, फैसला ले लिया है, हाँ। एक्सपेडाइट करना उसको। हमारे पास क्या सेक्टर है जहां से हम इंपोर्ट हो रहा है? दो हमारे और बहुत सारे सेक्टर होंगे। एक हमारा सेक्टर है डिफेंस का। मैं कम से कम 10 बार बोल चुका हूं कि हमारे पास 52 फैक्ट्री है। पता नहीं आप गए कि नहीं गए, मैं भुसावल गया हूं, मैं जबलपुर गया हूं, ये नगर है पूरे। यस, हम दुनिया के सबसे बड़े रक्षा के क्षेत्र में आर्म एंड आर्मिनेशन बना सकते हैं। उसके अंदर हम डिजिटल से काम कर सकते हैं और ऐसे ऐसे इजाद कर सकते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। आपने देखा है अंतरिक्ष में भी हम 10% में चीज बना देते हैं। हमारे अमेरिकन लोग ताज्जुब करते हैं कि हम कैसे बना देते हैं। जब ये हमारे में क्षमता है तो हमारी 52 की 52 फैक्ट्रियों को अगर हम कॉर्पोरेटाइज करें, बोलते हैं कि नहीं वो बहुत सेंसिटिव है। हम भी तो देशवासी हैं, हम भी तो आपके जैसे हैं, करेक्ट। हम भी अपने देश को चाहते हैं। अगर हम पे आप विश्वास करेंगे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जो भी हमारे स्टार्टअप नहीं, हैं, बिल्कुल करना चाहिए, आपके ऊपर भी करना चाहिए, आपने प्रूव करके दिखाया हम पे तो है, विश्वास है भी। मैं जनरल, आपने पूछा तो मैं बोल रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि आप सब पे विश्वास करें। और हम लोग इसी संदर्भ में हम चर्चा भी कर रहे हैं कि पिछले 75 सालों में क्या क्या बदला है, और जो बदला वो आपके सामने उदाहरण के तौर पे, प्रूफ के तौर पे नज़ीर है कि ये चीज़ें